हम लोग अपने इस वीडियो में 2022 के फर्स्ट और सेकंड सीटिंग के क्वेश्चंस को करेंगे। चैप्टर 1 से आए हुए सवाल 2022 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि ऑप्शन वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको एक ऑप्शन को OMR शीट पर में सही रंगना होता। इसमें हम लोग का पहला सवाल आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। ऑप्शन ए है हमारा 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 2। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? 9th क्लास में हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। गिनती शुरू कहाँ से होती है? 1 से होती है। यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा कौन हो गया? 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? इस वाले में हमें चुनना है चारों ऑप्शन में से कौन जो है वो परिमेय है। परिमेय संख्या को चुनना है। ऑप्शन ए है √25, ऑप्शन बी है √5, ऑप्शन सी है 1/√2 और ऑप्शन डी है √3 + √3। जरा ध्यान से देखेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 आता है। 5 एक परिमेय संख्या, यानी यह तो सही है। 5 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, यानी यह तो अपरिमेय हो गया। 2 को भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, यह भी अपरिमेय। और यहाँ दोनों अपरिमेय को जोड़ेंगे तो 1√3 और 1√3 मिलकर के 2√3, यानी 2√3 भी क्या है? अपरिमेय। यानी परिमेय हमारा कौन हुआ? ऑप्शन ए। चलिए आते हैं तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। इस बार हमें परिमेय नहीं पूछा है, इस बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1.3 के ऊपर रेकरिंग, ऑप्शन बी है √16, ऑप्शन सी है रूट के अंदर 9/27 और ऑप्शन डी है √5 × 5। चलिए अपरिमेय को चुनते हैं। तो 1.3 की बात अगर कर ले पहले, तो यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और हम लोग पढ़े कि अशांत आवर्ती के अंतर्गत आने वाली संख्या परिमेय होती है, तो यह तो ऑप्शन नहीं है। चलिए 16 को देखते हैं। 16 का वर्गमूल 4 निकलता है। 4 परिमेय संख्या है। अब अगर 9/√27 को देखें, यहाँ रहा है साइड में आते हैं 9/√27, 9 से ये कट गया 3 बार में, 1 का तो 1 निकल जाएगा, लेकिन √3 का नहीं निकल पाएगा, यानी यह हमारा अपरिमेय मिला। अब अगर इसको देख लें, √5 को √5 से गुना कर लें तो ये बनता है √25, और √25 का मान 5, यानी 5 भी तो एक परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय हमारा केवल मिला ऑप्शन सी 9/27 हमारा सही आंसर हो गया। चौथा नंबर सवाल। चौथे नंबर सवाल में यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा। मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक। ऑप्शन दिए गए हमें। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 0। तो याद रखेंगे दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। तो 4 नंबर सवाल के बाद 5वां अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। 5वां अति लघु उत्तरीय प्रश्न में लिखा हुआ है 0.13 के ऊपर रेकरिंग, ये कितने के बराबर? ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए में 13/100,
ऑप्शन बी दिया गया हमें 13/90, ऑप्शन सी दिया गया 13/99 और ऑप्शन डी दिया गया 3/99। चलिए जरा देखते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 9th क्लास में बनाए हैं। क्या करते हैं, जिसको लाना है PYQ में उसे x के बराबर मान लेते हैं। तो x बराबर 0.13 के ऊपर रेकरिंग, 13 के ऊपर रेकरिंग कहने का मतलब ये 13 खत्म नहीं हो रहा, बार बार आ रहा है। डॉट डॉट लगा दिए, इसको हम लोग बना देते हैं समीकरण नंबर 1। चलिए अब क्या करते हैं, चूंकि यहाँ 2 अंक रिपीट कर रहे हैं तो फिर दोनों ओर 100 से गुना कर देंगे। अगर 3 अंक रिपीट कर रहे होते तो 1000 से करते, अगर 1 अंक रिपीट करता तो 10 से करते। यहाँ 2 अंक रिपीट किया इसलिए दोनों ओर 100 से गुना करने पर, तो जब दोनों ओर हमने 100 से गुना किया तो ये हमारा बन गया 100x। यहाँ 100 से गुना करेंगे, 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 13.13 इस प्रकार से इसको हम लोग बना देते हैं समीकरण 2। हमने 100 से गुना इसीलिए किया था क्या कि पॉइंट के बाद वाले सारे 13, पॉइंट के बाद वाले सारे 13 को खत्म कर दें। इसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो समीकरण 2 में से हम घटा देंगे समीकरण 1 को। चलिए घटाया जाए, 100x में से एगो x गया 99x और इधर के पॉइंट वाले सारे 13, पॉइंट के बाद वाले सारे 13 को खत्म कर दिए तो 13 में से लड्डू गया तो 13, यानी x का मान आ गया हमारे पास 13/99, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है 18 और 72 का मौसा है। मौसा निकालना है यानी HCF निकालना है हमें 18 और 72 का। कोई विधि का नाम नहीं बोला है तो हम विभाजन विधि से ही बना लेंगे, आसान विधि। A बराबर 18, A ऑप्शन 18 है, B ऑप्शन 72 है, ऑप्शन सी 9 है और ऑप्शन डी 2 है। तो चलिए हल देख लेते हैं इसका। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 18 में भाग दे देते हैं 72 से, है ना। विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन बोला नहीं है तो चरण भी लिखना जरूरी नहीं। 18 से अगर 72 भाग दे, देखिए 4 बार में 72 कहानी है, खत्म हो गया एक ही चरण में, यानी 18 से 72 बार में कट गया, यानी हमारा HCF बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। ऑप्शन हमारा ए सही है। तो 6 नंबर के बाद आते हैं अपने 7वें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में लिखा है √12 का परमेयीकरण गुणांक है। परमेयीकरण गुणांक है। ऑप्शन दिए गए हमें, ऑप्शन ए है √3, ऑप्शन बी में है √2, ऑप्शन सी में है √6 और ऑप्शन डी में है 2√3। चलिए जरा देखते हैं। परमेयीकरण गुणांक पूछा है हमसे। परमेयीकरण गुणांक कहने का मतलब अगर हम √12 में ऐसी किस संख्या से गुना करें कि यह परिमेय बन जाए, तो जरा √12 को जब हम तोड़ते हैं तो अगर साइड में यहाँ देखें 12 को तोड़े तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि रूट के अंदर 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए यहाँ 2 का तो 2 मिल गया, एगो √3 रह गया, यानी इसमें और हम किससे गुना करें, यह परिमेय बन जाए। तो अगर एक और 3 यहाँ मिल जाए तब यह परिमेय बन जाएगा, है ना। यानी हमें किस संख्या से गुना करना पड़ेगा, √3 से, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं नंबर 8 में। नंबर 8 बोला यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। हमें समपूर्णांक को चुनना है। ऑप्शन ए है 2p, ऑप्शन बी है p+1, ऑप्शन सी है p और ऑप्शन डी है 2p+1। तो बाबू सम और विषम की पहचान हम लोग करते हैं, जहाँ से 2 कॉमन निकल जाए। यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यानी यह सम है। यहाँ से नहीं निकाल सकते 2 कॉमन, यह सम नहीं विषम है। यहाँ से भी नहीं निकाल सकते, यह भी सम नहीं विषम है। इन दोनों में से भी 2 को हम कॉमन नहीं निकाल सकते, यानी यह भी सम नहीं विषम है, यानी केवल सम हमारा ऑप्शन ए सही हो गया।
आते हैं 9वें नंबर सवाल में। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन दिए गए हमें। ऑप्शन ए है हमारा 17/81, ऑप्शन बी 16/41, ऑप्शन सी 13/45 और ऑप्शन डी 19/80। तो चलिए, शांत दशमलव प्रसार वो होते हैं जिनका हर यानी कि क्यू 2 और 5 के पावर के रूप का हो। जरा 81 को तोड़ते हैं तो 3 से ये 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, यानी कि 81 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4। अब चूंकि ये 2 और 5 के पावर के रूप का नहीं आया, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं। अगर बात 41 की करें तो 41 खुद अभाज्य संख्या है, यानी यह भी, इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अगर बात 45 की करें, अगर आप 45 का गुणनखंड कराइएगा तो 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, यानी 15 को हम लिख सकते हैं, 45 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5। अब 5 के साथ 3 आ गया है, 2 और 5 केवल होने चाहिए थे, 3 आ गया, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। लास्ट वाले का जरा चेक कर लेते हैं 80 को, क्योंकि एकमात्र अब वही बचा है। तो 2 से 40 बार में लगाया, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, यानी 80 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुने 5, है ना। अब यह 2 और 5 के पावर के रूप में आया, यानी 19/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये 9 सवाल के। इसके बाद आते हैं सवाल 10 में। 10वां सवाल नंबर 10 भी इसी प्रकार का पूछा। तो 10 नंबर सवाल हमारा इसी प्रकार का है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इस बार हमसे पूछा किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ऑप्शन दिए गए हमें। ऑप्शन ए में है 15/400, ऑप्शन बी 17/80, ऑप्शन सी 13/121 और ऑप्शन डी 14/400। चलिए स्टार्टिंग से आते हैं। पहला हमारा है 15/400। सबसे पहले तो इसे हम सरलतम रूप में ले आएंगे 5 से 3 बार में, 5 से 80 बार में, यानी 3/80। जरा 80 को चेक करते हैं। तो 80 को लगाया 2 से, अभी पीछे ही लगाया था ना, 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में, यानी 80 को हमने क्या लिखा था 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1, यानी यह तो सम है, यानी इसके नीचे भी 80 आया, इसके नीचे भी 80 आया, यानी ये दोनों तो हमारे सम हो गए। अब जरा चेक कर लेते हैं 13/121 को। जब 121 का गुणनखंड कराएंगे तो 11 से 11 और 11 से 1, यानी 121 जो है ये 11 गुने 11, यानी 11 का स्क्वायर, यानी यहाँ 2 और 5 नहीं आए थे, जिसके हर में 2 और 5 नहीं आते वो अशांत होता है, यानी 13/121 हमारा अशांत हो गया। लास्ट में अगर 14/400 को भी चेक कर ले तो 2 से 7 बार में, 2 से 200 बार में, यानी हमें गुणनखंड करवाना होगा 200 का। 2 से लगाया 100, 2 से लगाया 50, 2 से लगाया 25, 5 से लगाया 5 और 5 से 1, यानी कि 200 को हम क्या लिखेंगे 2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर। ये भी 2 और 5 के रूप का आया, यानी यह भी शांत है, यानी केवल अशांत हमारा मिला ऑप्शन सी का 13/121। ये था हमारा 10वां सवाल। 10 के बाद 11 नंबर 2023 के फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में चैप्टर 1 से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो 11 नंबर सवाल है हमारा 64 के अभाज्य गुणनखंड में, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक पूछा गया हमें 64 के अभाज्य गुणनखंड में। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8।
चलिए जरा 64 का गुणनखंड करा लेते हैं। 2 से लगाया 32, 2 से लगाया 16, 2 से लगाया 8, 2 से लगाया 4, 2 से लगाया 2 और फिर 2 से लगाया 1, यानी 3 और 3 6, यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6। हमें पूछा 2 का घात तो आ गया है 6, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। लास्ट नंबर सवाल 12 नंबर ऑब्जेक्टिव में लास्ट सवाल था ये 2022 के फर्स्ट रीडिंग में। महत्तम समापवर्तक PQ, यानी PQ का महत्तम गुने लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM। किसका LCM? P और Q का ही बराबर है। ऑप्शन दिए गए हमें, ऑप्शन ए में है P गुने Q, ऑप्शन बी है P बटे Q, ऑप्शन सी है P स्क्वायर Q स्क्वायर और ऑप्शन डी है Q बाई P। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में पढ़े थे कि दो संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक गुने LCM उन्हीं दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम किसका किसका कर रहे हैं, तो P और Q का HCF गुना कर रहे हैं P और Q के LCM के, तो किसके बराबर होगा, तो ये दोनों P गुना Q के बराबर हो जाएगा ना, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो ये थे हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। एक सवाल लघुत्तरीय में भी आया है, तो अब हम लोग करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। एकमात्र सवाल 2022 के फर्स्ट सीटिंग में आया लघुत्तरीय प्रश्न में चैप्टर 1 से, और सवाल था कि 0.0875 को P/Q के रूप में लिखें जहां P और Q में कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो कहने का मतलब उसे हमें सरलतम रूप में ले आना है, वो किसी और से नहीं कटने चाहिए, इस रूप में ले आना है। चलिए हल करते हैं। हमें करना है 0.0875 को पॉइंट हटाया, पॉइंट के बदले में 1 और पॉइंट के बाद 4 अंक, तो 4 लड्डू, 4 लड्डू हो गए। चलिए 5 से काटा जाए सबसे पहले, तो 17 बार में काटा 85, ये बजा यहाँ 2 और 5 यानी कि 5 बार में 25। इसे भी काट देते हैं, 5 से ही काट रहे हैं, तो 5 से 2 बार में 10 और 3 और लड्डू। अब जरा 25 से काट लेते हैं तो 25 से कट जाएगा ये 7 बार में 175 और 25 से ये कट गया 80 बार में, यानी फाइनली हमारे पास आ गया है 7/80। अब 80 का गुणनखंड कर देना है हमें बस, P/Q नहीं गुणनखंड करने का जरूरत नहीं है, बस यही हमारा आंसर हो गया। P/Q के रूप में ही पूछा था, है ना, इसे हम काट के ले आए 7/80। अब 7/80 इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी ये दोनों किसी और से नहीं कट रहे, तो हमारा 7/80 हो गया आंसर 2022 के सेकेंड सीटिंग में आए हुए सवालों को। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं 2022 के सेकेंड सीटिंग में चैप्टर 1 से आए हुए सवालों को, जिसमें हम लोग पहले करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। और अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला सवाल हमारा दो संख्याओं का मौसा यानी कि HCF, दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लसा यानी कि LCM 162 है। आगे बोला यदि उनमें से एक संख्या संख्या 54 है, तो
दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन दिए गए हमें, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 81। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में पढ़े थे कि दो संख्याओं का HCF गुना LCM बराबर होता है उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए जरा पुट कर देते हैं वैल्यू सभी का। तो HCF के जगह पर लिख दिया 27, LCM के जगह पर 162। अब दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और इनमें से एक संख्या हमें दिया गया है 54, तो हम मान लेते हैं दूसरी संख्या हमारा, यहाँ दूसरी संख्या के जगह दूसरी संख्या ही रहने दिए। चलिए काट देते हैं जरा। 27 से 54 को काट दिया 2 बार में, और 2 से 162 को काट दिया 81 बार में, यानी हमारे पास आ गया 81 बराबर दूसरी संख्या, यानी हमारी दूसरी संख्या कितनी हो गई? 81। इसलिए हमारी दूसरी संख्या बराबर 81, यानी कि ऑप्शन डी सही है हमारा। चलिए आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल हमारा संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसा यानी कि HCF होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 2। तो चलिए देखते हैं जरा। जब हमने 12 को तोड़ा, इधर साइड में कर लेते हैं रफ वर्क, इसे HCF ही तो निकालना है। हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही कर लेते, ज़्यादा आसान। 12 को अगर हमने तोड़ा 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 15 को अगर तोड़ते हैं तो 3 से 5 बार में, और 21 भी 3 से 7 बार में, तब क्या लिखेंगे? 12 को 2 गुना 3 यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 3 का पावर 1। 15 को लिखेंगे 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, और 21 को लिखेंगे 3 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। अब HCF के लिए हम लोग क्या सीखे थे? HCF के लिए हम लोग सीखे थे जो तीनों में कॉमन हो, तो 3 का पावर 1 यहाँ भी, 3 का पावर 1 यहाँ भी, 3 का पावर 1 यहाँ भी। 3 का पावर 1 कहने का मतलब 3, यानी कि इन सभी का HCF हो जाएगा हमारा 3। लेते हैं तीसरे सवाल में, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए है हमारा 6Q, ऑप्शन बी 6Q + 2, ऑप्शन सी 6Q + 1 और ऑप्शन डी 6Q + 4। हमें विषम पूर्णांक को चुनना है, तो विषम उसको कहेंगे जहाँ से हम 2 कॉमन नहीं निकाल सके। यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते यानी यह सम है, यहाँ से भी 2 को कॉमन निकाल सकते यानी यह भी सम है। चूँकि यहाँ से 2 कॉमन नहीं निकाल सकते इसलिए यह विषम है, और लास्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते तो यह भी सम है, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हमें 6Q + 1 मिला। तो 3 के बाद आते हैं हम अपने चौथे सवाल में। चौथा सवाल हमारा कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, बताना हमें। ऑप्शन ए एक प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी एक पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी
एक पूर्णांक, और ऑप्शन डी एक वास्तविक संख्या। तो देखते हैं हम जरा प्रत्येक परिमेय संख्या। अब ध्यान देंगे यहां पर, प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत नहीं हो सकती। क्यों भाई? क्योंकि परिमेय संख्या तो p/q के रूप की होती है और प्राकृत संख्या गिनती के रूप की होती है। तो ध्यान देने वाली बात, अगर ये पूछा जाए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है, तब तो बात सही है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत नहीं। सेम इसी प्रकार अगर ये बोला जाता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय है, तब तो सही बात था, लेकिन ये बात बोला जाए कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण है, तब ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है और बटे वाली संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं आते हैं। सेम बात पूर्णांक के लिए भी, अगर प्रत्येक पूर्णांक परिमेय बोला गया होता तब तो सही था, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय पूर्णांक है। पूर्णांक में p/q के अंतर्गत की संख्याएं नहीं आती, बटे के रूप में वाली संख्या नहीं आती। p/q तो होता ही है, बटा के रूप में वाली संख्या इसमें नहीं लाते। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय, है ना। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या जरूर होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। 5वां नंबर सवाल हमसे पूछा 22/7 है, क्या है भाई? ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम देख रहे हैं ये 22/7 ये p/q का रूप का है, यानी यह कैसी संख्या होगी? तो यह एक परिमेय संख्या होगी। आते हैं छठे सवाल में। छठा सवाल हमारा है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर bq प्लस r में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1, तो q बराबर कितना होगा? यही हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 7। तो चलिए जरा इसको हल करते हैं। हमें दिया गया भाग एल्गोरिथ्म a बराबर bq प्लस r, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में पढ़े हैं। a का मान दिया गया है 37, b का मान दिया गया 4, q का मान हमें बोला गया निकालने के लिए, तो रहने दिए। अब प्लस r के जगह पर शेषफल r का मान दिया गया 1। सबसे पहले ये +1 इधर आएगा, ये -1 बना, यानी 37 - 1 बराबर 4q। 37 में से 1 घटा दिया, 36 बराबर 4q, 4 से काट दिया 9 बार में आ गया। 9 बराबर q कहें या q बराबर 9 कहें, बात तो सेम है, यानी q का मान हमने कितना लाया 9, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो छठे नंबर सवाल के बाद 7वां अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 7वें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में था 156 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक क्या है? चलिए जरा रफ साइड में करते हैं। 156 का नहीं, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया हमारा 2, ऑप्शन बी दिया गया 1, ऑप्शन सी दिया गया 3 और ऑप्शन डी दिया गया 4। चलिए जरा निकालते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। 156 का 2 से लगाया 78 बार में, 2 से लगाया 39 बार में, 3 से लगाया 13 और 13 से लगाया 1। हमसे 2 का घातांक पूछा, 2 कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। 7 के बाद 8 नंबर सवाल। 8 नंबर में हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन दिए गए हमें 4। पहला 2 + √3,
ऑप्शन बी 5 माइनस रूट 3, ऑप्शन सी रूट 3 बटे रूट 5 और ऑप्शन डी रूट 12 बटे रूट 3। अब जरा देखते हैं, यहाँ तो हमने साफ पढ़ा एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग अपरिमेय होता है, यानी यह तो अपरिमेय है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय का अंतर अपरिमेय ही होता है, यानी यह भी अपरिमेय है। रूट 3 बटे रूट 5 नहीं कटने वाले, यह भी अपरिमेय। अब जरा रूट 12 बटे रूट 3 को देख लेते हैं। तो जब रूट 12 बटे रूट 3 यानी कि 12 को तोड़ा तो रूट के अंदर 2 गुने 3 बटा रूट में 3 है ना, यानी 2 का 1 2 बाहर निकला, 1 रूट 3 अंदर रह गया और रूट 3 से रूट 3 हो गया खत्म, यानी 2 तो एक परिमेय संख्या ना। इसको जब हम सॉल्व किए तो 2 आ गया, इसको जब सॉल्व किए तो 2 आ गया, तो 2 कैसी संख्या परिमेय है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है कि रूट 12 बटा रूट 3 अपरिमेय नहीं बल्कि यह क्या है, सॉल्व करने के बाद परिमेय आ जाता है। आते हैं अपने 9वें सवाल में। 9 नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव में ही लिखा हुआ है 0.105 का p/2 का पावर n गुने 5 का पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है? निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ऑप्शन ए है 12 बटे 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 0। ऑप्शन बी है 21 बटे 2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर। ऑप्शन सी है 21 बटे 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें करना है 0.105 को पॉइंट हटाया, पॉइंट के बदले में 1 के पॉइंट के बाद 3 डिजिट यानी 3 लड्डू। चलिए जरा 5 से काटा जाए, तो 5 से इसको काटा 21 बार में, 5 से इसको काटा 200 बार में, यानी ये आ गया हमारा 21 बटे 200। अब हम क्या करेंगे, 200 का करा लेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए कराते हैं। 200 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाया 100 बार में, 2 से लगाया 50 बार में, 2 से लगाया 25 बार में, 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, यानी कि 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब 3 बारी 2 आए और 5 2 बारी आया, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो रहा है। 21 बटे 2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर हमें मिला, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अब जरा क्वेश्चन 10 की बात कर लेते हैं। 10 नंबर सवाल भी 10 नंबर सवाल बोला निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, हमें परिमेय को चुनना है। ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन है 4 + √7, दूसरा ऑप्शन 10 + √100, तीसरा 2 + √3 और डी है 5 + √5। जरा ध्यान से देखेंगे तो आंसर यहीं पे मिल गया, एक परिमेय और परिमेय का जोड़ अपरिमेय। अब जरा इसको देखते हैं तो 10 + √100 है, तो √100 का मान 10 होता है, 10 और 10 20, यानी यह तो परिमेय मिल गया हमें। आगे देखते हैं एक परिमेय एक अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है, एक परिमेय एक अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है, यानी हमारा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तीनों अपरिमेय हैं, केवल परिमेय हमारा बना ऑप्शन बी। 11वां अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आते हैं हम अपने 11वें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसमें क्वेश्चन लिखा था निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। हमें बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए है
15/1600। ऑप्शन बी है 19/210। ऑप्शन सी है 3/88 और ऑप्शन डी है 8/75। चलिए देखा जाए तो P बाई क्यू के रूप में जो होगा नहीं शांत दशमलव प्रसार चुनना है, तो जिसका हर यानी कि Q जो है ये 2 का पावर और 5 के पावर के रूप का होना चाहिए। सबसे पहले 15/1600 को चेक करते हैं। 5 से 3 बार में और 5 से इसको काटा 320 बार में, यानी 3/320। अब जरा करवाया जाए 320 का गुणनखंड, तो क्या बनेगा? 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5 और 5 से 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 320 बराबर हमारा बन रहा है 1 2 3 4 5 6। 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 1, यानी 2 और 5 के रूप में आया, यानी यह तो शांत है। अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। 19/210, तो 210 को गुणनखंड करेंगे, कटने वाला तो है नहीं, तो 2 से करते हैं 105, 3 से करते हैं तो 35 बार में, और 5 से करते हैं तो 7 बार में, और 7 से 1 बार में। तो हम देखें क्या यहाँ पर 210 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। 2 और 5 के अलावा 3 और 7 आ गए, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत तो हो ही नहीं सकता, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगर 88 को चेक कर ले, क्योंकि 3 से 88 तो कटेगा नहीं। 2 से 44, 2 से 22 और 2 से 11 और 11 से 1, यानी 88 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 11। 2 और 5 के अलावा 2 के अलावा 11 आ गया, यानी इसका भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती ही होगा। अगर 8/75 में 75 की बात करें तो 3 से ये लगेगा 25 बार में, 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। 5 के अलावा यहाँ 3 भी आ गया है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती ही होगा, यानी केवल हमारा शांत दशमलव प्रसार मिला ऑप्शन ए का 15/1600। चलिए 11 के बाद 12 नंबर सवाल कह रहा है 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मसा ए बी यानी कि ए बी का HCF गुने लसा ए बी यानी ए और बी का LCM बटा ए बी बराबर है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है A+B। तो हम लोग सीखे हैं कि HCF गुना LCM 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हल के रूप में देखते हैं, अगर मौसा ए और बी का गुने लसा ए और बी का बाई ए बी है, तो किन्हीं 2 संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि LCM गुना HCF हो गया हमारा AB बाई AB, AB से AB कटा 1 बार में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा युग्म यानी कि जोड़ा सह अभाज्य है? सह अभाज्य कहने का मतलब इनका HCF1 आएगा और इनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि दोनों नंबर जो किसी एक टेबल से नहीं कटने चाहिए। ऑप्शन ए है हमारा 7/35 नहीं 14/35 है, ऑप्शन बी है 18/25, ऑप्शन सी है 13 और 52 और ऑप्शन डी है 21 और 84। तो जरा गौर से अगर देखें हम तो 14 और 35 दोनों 7 से कटते हैं, तो इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 हो गए, इसलिए यह सह अभाज्य नहीं होंगे। अगर 18 और 25 की बात करें तो ये दोनों इन दोनों के बीच हमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता, ना तो 18 ये दोनों किसी से नहीं कट रहे हैं जो उभयनिष्ठ हो दोनों के बीच के,
इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। यह सअभाज्य है। अगर 13 52 की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच 13 से 52 भी कटता है, 13 से 13 भी कटते हैं, तो इन दोनों के बीच भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 13। उसी प्रकार इन दोनों के बीच भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 21 आ गए, यानी सअभाज्य कौन बनेगा? जिसके लिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले। तो हमारा 18 और 25 के लिए नहीं मिला, इसलिए 18 और 25 हमारा सही हो गया। 14 नंबर सवाल 14 नंबर में आया था, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या ऑप्शन ए है हमारा 11, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 31 और ऑप्शन डी है 41। तो यौगिक संख्या उसको कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। यौगिक यानी कि भाज्य संख्या। 11 तो अभाज्य है, इसके केवल 2 गुणनखंड 1 और 11। अगर 21 की बात करें तो ये 21 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 21 से भी कटता है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, यानी यह एक यौगिक संख्या है। 31 की बात करें तो यह केवल 1 और 31 से कटेगा, यानी यह भी अभाज्य, और 41 भी अभाज्य संख्या है, यानी हमारा ऑप्शन बी 21 जो है वह एक यौगिक संख्या है। 14 के बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव, यही साल केवल ऐसा देखा गया कि 15 MCQ में पूछे गए सवाल चैप्टर 1 से, केवल 15, बहुत ज़्यादा होते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या यानी जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और वह स्वयं। चलिए ऑप्शन दिए गए हमें, ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 39, ऑप्शन सी है 38 और ऑप्शन डी है 31। तो देखते हैं जरा, ये 33 3 और 11 से भी कट रहा है, यानी यह तो अभाज्य है नहीं। 39 3 और 13 से भी कट रहा है, यह भी अभाज्य नहीं है। 38 2 और 19 से भी कटता है, अभाज्य नहीं। केवल हमारा 31 जो है वह एक और अपने आप से कटता है, यानी कि अभाज्य संख्या हमारा 21 हो गया। तो इसके बाद हम लोग करेंगे लघुतरीय प्रश्न जो चैप्टर 1 से आए 2022 के सेकेंड सिटिंग में। 2022 में के सेकेंड सिटिंग में चैप्टर 1 से बहुत सारे सवाल पूछे गए, है ना। लघुतरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। का प्रयोग कर 960 एवं 432 का मस यानी कि HCF निकालें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जिसको कि हमने चैप्टर 1.1 में पढ़ा था, चरणबद्ध प्रक्रिया HCF निकालने का। चलिए हल करते हैं। इधर हम अपने चरणों को लिखेंगे और यहाँ हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 432 से डिवाइड करेंगे 960 में, 2 बार में लगाया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। चलिए काटते हैं, तो 10 में से 4 गया 6 और ये हमारा 15 बन गया। 15 में से 6 गया तो 9, 8 में से 8 गया लड्डू। ये हमारा A का मान, ये हमारा B का मान, ये हमारे Q का मान और ये हमारे R का मान। तो पहले चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में हमने पढ़ा था A बराबर BQ प्लस R। तो इन सभी को अपने प्रथम चरण में लिखेंगे, जहां A का मान 960, B का मान 432, Q का मान 2 और R का मान 96 है। अब हम आते हैं अपने दूसरे चरण में। दूसरे चरण के लिए 432 हमारा भाज्य बन गया। 432 लगाते हैं 4 बार में, तो 6 को 4 से किया 24 का 4 कैरी 2, 9 को 4 से किया 36 और 2 38, 12 में से 4 घटाया 8 और ये 3 नहीं अब 13, 12 बन गया। 12 में से 8 गया तो 4। इसको हम अपने द्वितीय चरण में लिख लेंगे। द्वितीय चरण में हमारा A का मान 432, B का मान 96, Q का मान 4 और R का मान 48। तो इसे हम लिखेंगे अपने द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में 432 बराबर 96 गुने 4 प्लस 48। अब हम आते हैं अपना तीसरा चरण, तृतीय चरण के लिए।
तृतीय चरण में 96 आ जाएगा भाज्य की जगह, और 48 से 2 बार में 96, कहानी खत्म। तो हमारा तृतीय चरण बना। तृतीय चरण में A का मान, B का मान, ये Q का मान और ये रहा R का मान। इसे हम अपने तृतीय चरण में लिख लेंगे। तो तृतीय चरण A की जगह 96, B की जगह 48, Q की जगह 2 और R की जगह 0। हमने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था कि जिस चरण में शेषफल यानी R का मान 0 आ जाए उस चरण का भाजक यानी कि B का मान ही HCF होता है, यानी इन दोनों का HCF को हमने ले आया 48। आते हैं लघुत्तरीय के दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न हूबहू एक्सरसाइज 1.3 से है। दूसरा सवाल जो एक्सरसाइज 1.3 में है हूबहू पूछा गया, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हूबहू सवाल पूछा गया है एक्सरसाइज 1.3 में। एक्सरसाइज 1.3 के दूसरा सवाल में सेम टू सेम यही सवाल है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग सीखे थे, पहले गलती करते हैं, सिद्ध करना है हमें अपरिमेय, लेकिन इसे मान लेते हैं परिमेय। यानी कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब हम इसे परिमेय मान रहे हैं तो ये p/q के रूप का होना चाहिए, यानी 3 + 2√5 = p/q, जहाँ q0 = 0 और p तथा q जो है ये सह अभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? सह अभाज्य पूर्णांक। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सह अभाज्य पूर्णांक को चुना था ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में। तो चलिए अब क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम परिमेय को एक साइड और अपरिमेय को एक साइड कर देते हैं। तो 2√5 p/q और ये प्लस वाला 3 इधर आया, हमारा बन गया -3 और इस 3 के नीचे 1। तो 2√5 q और 1 का एलसीएम बना हमारा q से q एक बार में, a को p से किया p माइनस 1 से q बार में, 3 को से q में किया हम लोग गुना, तो ये बना हमारा 3q। अब ये 2 गुना में है तो नीचे चला आया, यानी कि √5 = p - 3q/2q। तो इसे हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यह तो अपरिमेय है, लेकिन ये वाला जो है यह अभी भी p/q के रूप का आ रहा है, यानी यह परिमेय है। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है कि अपरिमेय और परिमेय बराबर हो जाएं, तो हम लिख देंगे यह संभव नहीं है। अब जब यह संभव नहीं है यानी हमने जो माना वह गलत माना, अतः हमारी मान्यता गलत है। अब मान लिया हमने गलत, क्या गलत मान लिया था कि यह एक परिमेय है, यह परिमेय नहीं है, बल्कि अब ये बात तो हमने देख लिया ना कि यह गलत है मान्यता हमारी, तो मान्यता गलत हो गई, तो संख्या परिमेय नहीं है। तब क्या है ये? तब ये अपरिमेय है, यानी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस बात को हमने किया प्रूव्ड। एक और सवाल आया था 2022 के लघुत्तरीय में ही, आखिरी सवाल 2022 का जो चैप्टर 1 से पूछा गया था। 1.8 के ऊपर रिकॉर्डिंग को भिन्न के सरलतम रूप में बदलें। ऐसे सवाल हम 9th क्लास में बनाए हैं। इसमें हम लोग क्या करते थे, जिसको p/q के रूप में बदलना होता था उसे x मान लेते थे। तो माना कि x = 1.8 के ऊपर रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? रिकॉर्डिंग का मतलब कि ये 8 खत्म ही नहीं हो रहा भाई साहब। चलिए 8 ... इसको हमने बना लिया समीकरण 1। अब चूंकि पॉइंट के बाद एक अंक ही रिपीट कर रहा है, इसलिए हम दोनों ओर कितने से गुना करेंगे? तो दोनों ओर 10 से गुना करेंगे, है ना। जितने अंक रिपीट करते उतने लड्डू। तो दोनों ओर, यहाँ चूंकि एक ही अंक रिपीट किया तो एक ही लड्डू, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। तो जब हम 10 से गुना करेंगे, इस साइड हमारा बना 10x और इस साइड एक अंक खिसक के बन गया 18.88888 और ये ... चलता चला जा रहा है। इसको हमने मान लिया समीकरण 2।
देखते हैं हम क्या, अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तब क्या होगा कि पॉइंट के बाद वाले सारे 8 पॉइंट के बाद वाले सारे 8 को घटा करके 0 कर दिए। 10x में से एगो x गया 9x, और इधर तो सारे 8 तो खत्म हो गए ना, सारे 8 खत्म हो गए, तो इधर 0 बच गया, और 18 में से 1 को घटाएं हम तो 17 बचा, यानी x का मान आ गया 17/9, और ये हमारा हो गया आंसर। तो ये थे 2022 के फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में आए हुए सवाल। अगले वीडियो में हम लोग 2021 और 2020 के भी सवाल को करेंगे। तब तक ना सवालों को बनाते रहें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है।